गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास से हम केन्स का आय और रोजगार निर्धारण का सिद्धांत पढ़ेंगे। क्योंकि ये थ्योरी बहुत वास्ट है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, इसलिए पूरी थ्योरी को, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को एक सिंगल लेक्चर में कवर करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड हमने बहुत छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे इससे रिलेटेड। लेकिन हम केन्स के सिद्धांत को आरंभ करने से पहले हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि केन्स ने ये थ्योरी क्यों बनाई, ऐसे कौन से सिचुएशंस उस समय डेवलप हुए थे कि इनका सिद्धांत इन्होंने बनाया। तो इसलिए इससे पहले हमारे लिए आवश्यक है जानना कि क्लासिकल थ्योरी क्या थी, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी जब फेल हुई थी तभी केन्स ने अपनी आय और रोजगार निर्धारण की थ्योरी बनाई थी। 1936 में उन्होंने अपनी बुक लिखी थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो क्लासिकल थ्योरी क्या है? क्लासिकल थ्योरी में दो बिलीव्स होती हैं, दो सिद्धांत होते हैं जिन्हें माना जाता है। पहला है पूर्ण रोजगार स्तर। जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, इनफैक्ट केन्स के अनुसार जितने भी इकोनॉमिस्ट उनके पहले के हैं वो सारे इकोनॉमिस्ट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, चाहे वो एडम स्मिथ हो, चाहे जीन बैप्टिस्ट से हो, या रिकार्डो मार्शल, जितने हैं उन सभी को केन्स क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते थे। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हमारा रोज इकोनॉमी होगी उसमें हमेशा पूर्ण रोजगार स्तर स्थापित रहेगा। अगर हम एक डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम आय और रोजगार को दर्शा रहे हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। तो आय और रोजगार हमने एक्स एक्सिस पे दर्शाया है और यहाँ पे समग्र पूर्ति तथा समग्र मांग हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं। नाउ केन्स के अकॉर्डिंग अगर अर्थव्यवस्था में संसाधन, मान लीजिए जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो, चाहे और नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज, सभी संसाधनों का प्रयोग इतना ही पॉसिबल, इतने इस लेवल तक के ही रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ऐसी स्थिति में अब मान लीजिए इसको हम y लिख देते हैं, तो इस y के बाद तो प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हमारे पास संसाधन ही नहीं है। अगर मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था में 100 लोग काम करने वाले हैं और उन सभी 100 लोगों को यूज कर लिया जाए तो फिर उससे ज्यादा उत्पादन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जितने संसाधन है वो सारे के सारे यूज हो चुके हैं। तो उस लेवल को हम बोलते हैं पूर्ण रोजगार का स्तर। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में OY के बराबर ही संसाधन उपलब्ध है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा समग्र पूर्ति वक्र होगा, जो समग्र पूर्ति वक्र होगा वो इस OY लेवल का होगा। AS से हम दिखाते हैं समग्र पूर्ति। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग हमेशा इस लेवल पर ही उत्पादन होगा, आय इस लेवल तक की होगी जितना हमने पूरी अर्थव्यवस्था में जब सभी संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन को किया है उतनी ही हमारी आय जनरेट होगी। और अगर हम AD वक्र दिखाते हैं, दैट मीन्स डिमांड वक्र दिखाते हैं, तो ये हमेशा पूर्ण रोजगार स्तर पर ही समग्र पूर्ति के बराबर होगा। तो अब कभी कभी शॉर्ट रन में डिसइक्विलिब्रियम तो हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे कभी अर्थव्यवस्था में एक लेवल पे मांग हो, तो ऐसी स्थिति में डिमांड और पूर्ति का गैप हो जाएगा क्योंकि डिमांड, ये AD हमारा डिमांड का कर्व है और AS पूर्ति का कर्व है, तो एक पर है तो यहाँ पे ये पूर्ति से कम है। तो ऐसी स्थिति में एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग एक इनविजिबल हैंड होता है, अदृश्य हाथ होता है, जो इकोनॉमी को वापस पूर्ण रोजगार स्तर पर लेके आएगा। जब यहाँ पर है तो फिर ऑब्वियसली आय और रोजगार यहाँ पे होगा, लेकिन कोई इनविजिबल हैंड होगा जो वर्क करेगा, जो A से E पॉइंट की तरफ मूवमेंट करवाएगा और वापस OY आय के स्तर पर ही कार्य होगा। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग कभी भी पूर्ण रोजगार स्तर से नीचे काम नहीं हो सकता है। शॉर्ट रन में अगर कोई इम्बैलेंस हुआ तो लॉन्ग रन में वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है। और जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है
वो हमेशा वर्टिकल लाइन होगी, दैट मीन्स वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। इसका मतलब है कि हमारे संसाधन फिक्स्ड हैं, इससे ज्यादा संसाधनों में वृद्धि नहीं हो रही है। तो इसके आगे हम तभी ये लाइन शिफ्ट कब हो सकती है, जब कभी पॉपुलेशन बढ़ जाए या कोई पूंजीगत रिसोर्सेज बढ़ जाए, ऐसी स्थिति में लाइन शिफ्ट हो सकती है। तो ये मॉडल हमारा क्लासिकल मॉडल है कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार स्तर मेंटेन होगा। और इनविजिबल हैंड का मतलब ये नहीं है कि कोई अदृश्य सुपरस्टिशियस पावर काम करेगी। इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे वेज रेट दैट इज मजदूरी की दर है, प्राइसेस कीमत स्तर, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली ये एलिमेंट्स काम करना शुरू करेंगे और वो एलिमेंट्स वापस डिसइक्विलिब्रियम से हम पूर्ण रोजगार स्तर के संतुलन स्तर पर वापस लेके आएंगे। अब दूसरा बिलीफ जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का था, जो जीन बैप्टिस्ट से के वन लाइनर एक सेंटेंस पर था, बेस्ड था, जिसमें कहा जाता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। मैं इसको लिख भी देती हूँ इधर, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये जेबी से ने कहा है, जीन बैप्टिस्ट से, और ये बहुत फेमस है। इसको बोला ही जाता है सेज लॉ ऑफ मार्केट। इसका सेज लॉ ऑफ मार्केट का अर्थ क्या है, क्या कहना चाहता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में कभी भी ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ओवर प्रोडक्शन का मतलब है कि मांग से ज्यादा उत्पादन होना, तो मांग से ज्यादा उत्पादन भी कभी नहीं हो सकता है और मांग से कम उत्पादन भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो जेबी से या फिर और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उनका ये कहना था कि जितना भी समग्र पूर्ति होगी, समग्र पूर्ति मतलब उत्पादन होता है, जिस लेवल पर समग्र पूर्ति होगी समग्र मांग तो उससे ऑटोमेटिकली फॉलो ही कर लेगी। तो हमेशा समग्र पूर्ति, अगर समग्र पूर्ति कम है तो समग्र मांग कम होगी, समग्र पूर्ति अधिक है तो समग्र मांग भी अधिक हो जाएगी। इस लॉजिक को एक हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है, मान लीजिए हमारे अर्थव्यवस्था में संसाधनों में वृद्धि होगी, पॉपुलेशन ही बढ़ गई, तो पॉपुलेशन बढ़ गई, संसाधन वृद्धि हुई, तो उत्पादक क्या करेंगे, प्रोडक्शन अधिक करेंगे जिससे सारे संसाधनों का यूज हो सके, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमें मेंटेन करना है। तो संसाधन बढ़ने की वजह से उत्पादन में वृद्धि हुई। अब जब उत्पादन होगा तो मार्केट में जो उत्पादित वस्तु है उसकी पूर्ति कर दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो पूर्ति का मूल्य है वो पूर्ति में भी वृद्धि होगी। और पूर्ति को हमेशा हम मूल्य में देखते हैं, हम क्वांटिटी में कैलकुलेट नहीं करते। अगर हम कोई चीज सप्लाई कर रहे हैं वस्तुओं सेवाओं को, तो हम उसका देखेंगे कितने मूल्य की वस्तुओं सेवाओं को कैलकुलेट किया गया, और जो भी पूर्ति की गई, उत्पादन किया गया है, उसको बेचा गया है मार्केट में, उससे जो प्राप्त आय है वो किसके पास जाएगी, उत्पादन के कारकों के पास। तो जब पूर्ति में वृद्धि होगी तो ओवरऑल अर्थव्यवस्था में लोगों की आय में वृद्धि होगी। आय, अगर आपकी इनकम में वृद्धि होती है तो हम या तो उपभोग करेंगे या फिर हम उस आय को बचा लेंगे, बचत करेंगे। अगर उपभोग करेंगे तो उससे भी कंजम्पशन डिमांड क्रिएट होगी वस्तुओं सेवाओं की, तो यहां से उपभोग करेंगे तो कौन सी उपभोग मांग जनरेट होगी। और अगर हमने बचत भी कर लिया, बचत करने का मतलब हमने बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर दिए, तो बैंक अकाउंट में भी पैसे खाली नहीं पड़े रहते। बैंक भी क्या करेगा, एक फ्रैक्शन ऑफ मनी को, डिपॉजिट्स को रोक कर बाकी को मार्केट में लेंड करेगा इन्वेस्टर्स को। तो ऐसी स्थिति में जो हमने पैसे बचाए हैं, बचा के डिपॉजिट किए हैं, वो पैसे जाएंगे इन्वेस्टर्स या फर्मों के पास, और इसके फलस्वरूप निवेश मांग में वृद्धि होगी। दैट मीन्स जो पूंजीगत वस्तुएं हैं, मशीन आदि की, जो डिमांड में वृद्धि होगी। तो कहीं उत्पादन में वृद्धि हुई है
और दैट मीन्स पूर्ति में वृद्धि हुई है, तो जितनी वैल्यू की पूर्ति में वृद्धि हुई है उतनी ही वैल्यू की आय में भी वृद्धि होगी। ये दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल होंगी और ऑटोमेटिकली इतनी ही वैल्यू की डिमांड भी, हमारी जितनी वैल्यू होगी उतनी की हम मांग भी करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जितनी वैल्यू का मूल्य की पूर्ति में वृद्धि हुई है उतनी ही वैल्यू की आय में वृद्धि होगी और उतनी ही वैल्यू की मांग में भी वृद्धि होगी। तो इससे ये साबित पता चलता है कि अगर पूर्ति है तो पूर्ति ने अपनी मांग खुद ही जनरेट कर दी है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये जो पूर्ति है, पूर्ति ने इस प्रकार से आय को जनरेट करके अपनी मांग को स्वयं ही जनरेट किया है। इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में कभी भी अंडर प्रोडक्शन या ओवर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। और काफी हद तक ये थ्योरी एप्लीकेबल होती भी है, दीर्घ काल में ये एप्लीकेबल होती है थ्योरी। केन्स का खुद का मानना था कि क्लासिकल थ्योरी जो लॉन्ग रन है वो लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होती है, लेकिन लॉन्ग रन, केन्स का ये भी मानना था कि लॉन्ग रन में वी ऑल आर डेड, हम बचेंगे ही नहीं तो हम थ्योरी का क्या करेंगे। तो एक्चुअली में केन्स ने अपनी थ्योरी क्यों बनाई थी, क्योंकि ये वाली क्लासिकल थ्योरी 1929-1930 के ग्रेट डिप्रेशन में फेल हो गई थी। ये लॉजिक वहां पर काम नहीं आया था। ग्रेट डिप्रेशन, इसको हम महामंदी के नाम से जानते हैं। ग्रेट डिप्रेशन हमारा 1929 से स्टार्ट होके लगभग 1939 तक चला था। एक दशक पूरा चला था। और स्टार्ट कैसे हुआ था, इसका आरंभ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था। वहां पे पहले तो 1920s के दशक में इकोनॉमी बहुत फल फूल रही थी। स्टॉक मार्केट एकदम से बहुत अच्छा राइज कर रहा था, ओवरऑल इकोनॉमी फ्लरिश कर रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। बट 1929 के स्टार्टिंग से ही या थोड़ा पहले से ही वहां पे मांग में कमी होनी शुरू हो गई। तो समग्र मांग जब कम हो गया तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, उत्पादकों ने तो उत्पादित करके रखा हुआ था, लेकिन मांग जब कम हो गई तो ऐसी स्थिति में जो उन्होंने उत्पादन किया था वस्तुओं का, वो उनका स्टॉक पाइल अप होना शुरू हो गया। तो इसके फलस्वरूप उनका जो स्टॉक है वो बढ़ने लगा। जब बिक्री नहीं होगी तो आपके पास स्टॉक रखा रह जाएगा, और जब स्टॉक रखा रह जाएगा तो उत्पादक आगे उत्पादन को नहीं करेंगे। उन्होंने उत्पादन को कम कर दिया, और जब उत्पादन कम किया तो फिर रोजगार भी कम हुआ। उन्होंने बहुत सारे लोगों को नौकरी से भी हटाया, और जिनको रखा भी उनका भी वेज कट हो गया। दैट मीन्स मजदूरी की दरों में कमी की गई। तो रोजगार कम होना और मजदूरी की दर में कमी होने के फलस्वरूप लोगों की आय कम हो गई। अब जब लोगों की इनकम कम हो गई तो ऑब्वियसली लोग फिर पैसे और कम खर्च कर पाएंगे और मांग में कमी होगी, जिसके फलस्वरूप समग्र मांग में और अधिक कमी हुई। तो हमारे 1929 में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, उसमें यहां से आरंभ हुआ ग्रेट डिप्रेशन, जिसको वैश्विक महामंदी के नाम से जाना जाता है। अब ये जो सिचुएशंस हुई थी कि एम्प्लॉयमेंट कम हुआ, डेट में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो डेट या ऋण में फंसते चले गए, तो ऐसी स्थिति में 24 अक्टूबर 1929 को, जिसे हम ब्लैक थर्सडे कहते हैं, उस दिन स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ और एक ही दिन में 11% स्टॉक मार्केट नीचे आ गया। उसके बाद ब्लैक मंडे भी 28 अक्टूबर भी है, ब्लैक ट्यूसडे 29 अक्टूबर भी, लगातार स्टॉक मार्केट नीचे आता चला गया। अब स्टॉक मार्केट नीचे आने के फलस्वरूप जो है ओवरऑल अर्थव्यवस्था में बहुत अनसर्टेनिटी आती गई। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने भी अपना पैसा, क्योंकि शेयर मार्केट में तो सभी इन्वेस्ट करते हैं, हम भी इन्वेस्ट करते हैं, आप लोग भी करते होंगे या आपके पेरेंट्स करते होंगे। तो स्टॉक मार्केट में हमारा पैसा, लोगों का पैसा डूबने लगा।
ओवरऑल अर्थव्यवस्था में बड़ी अनसर्टेनिटी आ गई, अनिश्चितता आ गई, जिसके फलस्वरूप अब लोग क्या करने लगे, लोगों ने अपने पैसे को खर्च करना कम कर दिया और होल्ड करना शुरू कर दिया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि आगे भविष्य में पता नहीं कौन सी स्थिति आने वाली है, तो हम पैसे को अभी बचा के रखना है। दूसरी तरफ जब अनिश्चितता थी, तो अनसर्टेनिटी थी, तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि आगे हमारे बैंक में पैसा हमारा सुरक्षित होगा कि नहीं होगा। और जितने डिपॉजिटर्स थे वो सभी बैंक में गए अपने सारे पैसे को निकालने के लिए। अब इसके फलस्वरूप क्या हो गया, हमने पहले ही पढ़ा है कि बैंक्स तो सारा डिपॉजिट अपने पास रखते नहीं है, वो तो एक फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स अपने पास रखेंगे, एक छोटा सा भाग, और बाकी भाग तो वो लोन के रूप में इन्वेस्टर्स को दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब पैसा लेने पहुंचे तो बैंकों के पास उतना पैसा नहीं था, तो फिर लार्ज नंबर ऑफ बैंक्स भी यूनाइटेड स्टेट्स में फेल हो गए, और जिसको बैंकिंग पैनिक्स बोला गया कि एक जो बहुत कई लहरें आई, 4 लहरें आई ये बैंकिंग पैनिक्स की। 1930 में आया, फिर 1931 में 2 बार ऐसा हुआ, 1932 में हुआ। तो जब सब इन्वेस्टर्स अपने पैसे लेने, डिपॉजिटर्स अपने पैसे निकालने पहुंचे, तो बैंक्स भी फेल हो गए, और लास्ट में सरकार ने मजबूर होकर बैंक्स को कुछ समय के लिए छुट्टी पे भेज दिया। दैट मीन्स उसको बैंक हॉलीडे भी कहा जाता है, कि जब तक वापस अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी स्टेबिलिटी नहीं आ जाती तब तक बैंक्स को नहीं खोला जाएगा। बैंक हॉलीडे की स्थिति वहां पे आ गई थी। तो पहला क्या था उन्होंने, तो इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ आई, पहला रीजन क्या था, ग्रेट डिप्रेशन का एडी हमारा कम हुआ। दूसरा, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, जिसकी स्टार्टिंग 24 अक्टूबर को, जिसको हम ब्लैक थर्सडे कहते हैं, उस दिन से आरंभ हुई। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या हुआ, बैंकिंग पैनिक्स, इसकी भी वेव्स हुई थी, लहरें हुई थी। इसके फलस्वरूप भी अब बैंकिंग वेव्स हो गई, तो क्या हुआ, निवेशकों के पास अब लोन लेने के लिए बैंक्स भी नहीं थे, तो उन्होंने वहां से इन्वेस्टमेंट में भी, निवेश में भी ओवरऑल हमारे यहाँ कमी आई। इन दोनों के फलस्वरूप क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड हमारी और गिरी। क्या था, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, एग्रीगेट डिमांड का लेवल अगर ये था, यहाँ पे हम आय एंड रोजगार दिखाते हैं, ये सेम डायग्राम है जो हम दोबारा बना रहे हैं, और दिस इज वाई एक्सिस। अब एग्रीगेट डिमांड में पहले कमी आई, AD1 हो गया, क्योंकि ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो रही थी। उसके बाद बैंकिंग पैनिक्स हुए, उसके फलस्वरूप भी क्या हुआ, निवेश में कमी आई, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड दो चीजों से, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, दो चीजों से बेसिकली इनके वो रहते हैं। तो कंजम्पशन तो पहले ही कम हो गया था, डिमांड कम हो गई थी, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड और नीचे हो गया। उसके बाद क्योंकि जब डिमांड कम हो रहा था तो अर्थव्यवस्था में प्राइसेस भी कम हो रहे थे। देखिए क्या होता है, जब हमारा डिमांड इज लेस देन सप्लाई होता है, एक जनरल रूल है कि अगर हमारी पूर्ति कम है और पूर्ति ज्यादा है और मांग कम है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जो प्राइसेस हैं वो कम होने लगेंगी, क्योंकि उत्पादक आपस में प्रतियोगिता करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब प्राइसेस कम होने लगे, तो देश की सरकार ने, यूएस की सरकार ने भी कुछ पॉलिसीज अपनानी शुरू की। और उस समय इकोनॉमिक्स एक काफी यंग फील्ड था, उस समय लोगों को उतना आइडिया नहीं था कि कौन सी पॉलिसी अपनानी चाहिए। तो सरकार ने उस समय टाइट मनी पॉलिसी अपनाई। टाइट मनी पॉलिसी का मतलब है कि उन्होंने मनी सप्लाई को घटाने के लिए क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करना शुरू कर दिया। तो मनी सप्लाई तो घट गई, लेकिन जब मनी सप्लाई घटी तो एग्रीगेट डिमांड और घट गई। तो पहले तो हमारी कंजम्पशन की वजह से घटा, फिर इन्वेस्टमेंट की वजह से घट गया, और फिर मनी सप्लाई की वजह से भी हमारी एग्रीगेट डिमांड और घट गई। तो इसको फोर्थ पॉइंट हो गया गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई को कम करने के लिए टैक्स भी बढ़ा दिया, और
जो हमारे क्रेडिट कंट्रोल जो नियंत्रण थे वो सारी उन्होंने अपनाए, जिसकी वजह से मनी सप्लाई जब कम हो गई और इसके फलस्वरूप एग्रीगेट डिमांड और कम हो गई। और ये चीजें तो हमारे यूएस में हुई थी, लेकिन क्योंकि विश्व में उस समय गोल्ड स्टैंडर्ड था, तो गोल्ड स्टैंडर्ड के वजह से ये जो यूएस में प्रॉब्लम शुरू हुई थी वो ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रांसमिट हो गई। क्योंकि जब टाइट मनी सप्लाई करते हैं, मनी सप्लाई घटाने के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है, मनी सप्लाई कम होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, ब्याज की दर, जिसके फलस्वरूप जिन देशों में रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक था और जिन देशों में कम था वहां से गोल्ड बाहर जाने लगा। तो पूरे विश्व में इस तरीके से जो डिप्रेशन की स्थिति है वो धीरे धीरे फैलती चली गई। तो ऐसी स्थिति में एग्रीगेट डिमांड, बेसिक कॉज क्या था? एग्रीगेट डिमांड कम होना, मांग कम होना, और मांग ने अपने आप पूर्ति को फॉलो नहीं किया। कोई ऐसा इनविजिबल हैंड नहीं था जो उसने काम किया हो कि मांग ऑटोमेटिकली पूर्ति के बराबर हो जाए। नतीजा क्या हुआ? ओवरऑल जीडीपी में कमी आ गई, क्योंकि अब उत्पादन कहाँ हो रहा था? उत्पादन पूर्ण रोजगार स्तर पर नहीं हो रहा था। अगर पूर्ण रोजगार स्तर हमारा Y है तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, उत्पादन Y1 कहीं पे हो रहा था। लार्ज स्केल पर बेरोजगारी हुई, लोगों ने अपने रोजगार खोए, कितनी कंपनीज बंद हो गई, और ये पूरे विश्व स्तर पर था। तो ये जो सिचुएशंस है इनकी स्टडी कीन्स ने की, और उन्होंने ये देखा कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा बताया गया इनविजिबल हैंड था, यानी कि अर्थव्यवस्था के जो कारक, चाहे वो वेज रेट हो चाहे प्राइसेस हो, उन्होंने ऑटोमेटिकली काम नहीं किया था और ऑटोमेटिकली ये Y1 Y की तरफ नहीं गया। तब उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई जिसे हम केन्स के आय और रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम केन्स की थ्योरी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जिनके आधार पर केन्स ने अपनी थ्योरी बनाई। थैंक यू सो मच।